कल अतीक अहमद दुर्दांत माफिया था और उसके भाई अशरफ की हत्या हो जाती है। खास बात यह है कि वो उस वक्त पुलिस अभिरक्षा मौजूद था, मेडिकल के लिए उसको अस्पताल ले जाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस अभिरक्षा में मौत के मायने क्या है। हालांकि वो कोई साधु संत नहीं था, उसका अंत वही हुआ जो होना चाहिए था, लेकिन जो तरीका है उस पर तमाम तरीके से सवाल उठ रहे हैं। और इस वक्त मौजूद है दो खास मेहमान, राय साहब हैं जो कि पूर्व आईपीएस हैं, और श्री पांडे साहब हैं जो कि न्यायिक जो कि पूर्व जज रह चुके हैं और यूपी गवर्नर के लीगल एडवाइजर भी रह चुके हैं। तो मैं राय साहब से पहले शुरू करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से पुलिस अभिरक्षा का मतलब क्या होता है। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लीगल प्लेटफॉर्म में हूँ पुरोगामी। राजेश राय जी, सबसे पहले आप सवाल है, क्योंकि आप पुलिस में रहे हैं, आईपीएस हैं, तो जब पुलिस अभिरक्षा की बात आती है तो पुलिस की जिम्मेदारी कैसे बन जाती है, चाहे वो अपराधी हो चाहे आरोपी? कोई भी हो, जो जो व्यक्ति पुलिस अभिरक्षा में है उसको लीगली कस्टडी में लिया गया हुआ है, वो कस्टडी चाहे न्यायालय में पेश करने के बाद उसको जेल ले जाने तक की हो, गिरफ्तारी के बाद उसको थाने पर अपने यहाँ रखने में हो जब तक कि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत न किया गया हो। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद अगर वो पुलिस कस्टडी रिमांड में मिला हुआ है तो पुलिस कस्टडी रिमांड में जब तक है वो तब तक जो है वो पुलिस कस्टडी में है। अगर वहां से उसको मेडिकल के लिए अगर रिमांड शुरू होने के पहले या रिमांड खत्म होने के बाद एक मेडिकल की फॉर्मेलिटी होती है जिससे कम से कम ये पता लग सके कानूनी तौर पर कि रिमांड के दौरान उसके साथ किसी तरह का जो है दुर्व्यवहार नहीं किया गया, वायलेंस नहीं किया गया। इसलिए ये लीगल रिक्वायरमेंट हो गई है कि रिमांड पर शुरू होने के पहले उसका जो है मेडिकल हो और उसके बाद जब जमा करना हो तब उनका हो। तो ये पीरियड है जिसमें कि पुलिस कस्टडी में जो अभियुक्त है उसके रहने की गुंजाइश रहती है। और जिस समय पुलिस कस्टडी में अभियुक्त रहता है ये पूर्ण रूपेण पुलिस की जिम्मेदारी है कि इस बात को सुनिश्चित करें कि वो प्रोटेक्टेड हो, उसके साथ कोई वायलेंस पुलिस वाले न करें। जैसे होता है कि लोग थर्ड डिग्री की बात करते हैं, पूछताछ में जबरदस्ती की बात करते हैं, वो उसके साथ न हो, उसके जो न्यायिक अधिकार हैं वो उसको मिले रहें और उसके साथ कोई और वायलेंस आउटसाइड से न हो। ये जिम्मेदारी जो है वो पुलिस की होती है और ये इसी जिम्मेदारी के तहत वो पुलिस कस्टडी में अतीक और उनके भाई अशरफ ये पुलिस कस्टडी में थे कल जब उनके साथ इस तरह की वारदात हुई। तो पांडे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोर्ट ने दोनों को पुलिस अभिरक्षा में भेजा था, मेडिकल करने के आदेश दिए गए थे, जिसकी वजह से वो लोग अस्पताल पहुंचते हैं, वहां उनकी हत्या हो जाती है। हालांकि जो हमलावर थे वो पकड़े भी गए। तो अब कोर्ट का रुख क्या होता है? क्योंकि अगर ये चला, क्योंकि आप देखिए कि हाल फिलहाल कई बार मामला सामने आता है कि पुलिस कस्टडी में होता है पर किसी वजह से वो भाग जाता है या फिर उसकी हत्या हो जाती है। कुछ मामले सामने आए, कभी एनकाउंटर हो जाता है। तो ऐसे मौके पर कोर्ट का क्या रुख होना चाहिए? ये दो कस्टडी में, अगर पुलिस के कस्टडी में है तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की होती है। पुलिस के ये कस्टडी में अगर कोई मर भी किसी भी कारणों से मर जाता है तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है पुलिस की, उसको कस्टोडियल डेथ करते हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर कस्टोडियल डेथ में आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि ये नेचुरल डेथ थी या पुलिस के किसी टॉर्चर के नाते डेथ थी। एक लंबी प्रक्रिया है, ह्यूमन राइट कमीशन तक वो मामला जाता है, तो वो एक अलग बात। अब यहाँ उससे कस्टडी में होते हुए वो आदमी का मर्डर होता है। अब ये कस्टडी में भी है और इसका मतलब कि पुलिस की ये जिम्मेदारी थी उसकी पूरी की पूरी सुरक्षा करने की। और उसके बाद अगर कोई इस पर मर्डर होता है, चाहे वो किसी भी ताकत द्वारा होता है, बाहरी व्यक्ति मर्डर करता है या किसी के द्वारा की जाती है, तो उसमें जिम्मेदारी बहुत बढ़ती है। और ये तो रिपोर्ट तो जाएगी कोर्ट में। कोर्ट ने तो एकदम मैंडेटरी कर दिया है कि कभी भी कस्टोडियल डेथ हो तो ये मैटर कोर्ट में जाएगा ही, और नहीं अगर कुछ भेजता है तो स्वतः जाएगा, कोर्ट से आप अप्रूवल लेना पड़ेगा अपना रिपोर्ट तैयार करके। ऐसा नहीं कि पुलिस उस मामले को रिपोर्ट खुद बना के खत्म कर दे, बल्कि कोर्ट भी उस रिपोर्ट को देखेगी और उससे सेटिस्फाई होगी। नहीं, ये कोर्ट एक प्रक्रिया बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने हर कस्टोडियल डेथ के लिए। तो इसको आप कस्टडी में एक मर्डर है या इसको कह ही सकते हैं इसको कस्टोडियल डेथ है। तो कस्टोडियल डेथ में तो जिम्मेदारी होगी कोर्ट, तो इस पर जांच में रिपोर्ट भी जाएगी, नहीं जाएगी तो स्वतः कोर्ट लेगी। और आज 1-2 दिन में देखिएगा कहीं ना कहीं इसको सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ये मैटर जाएगा, फिर वहां सुनवाई होगी और कौन लोग जिम्मेदार है और क्या क्या कार्रवाई हो रही है उसको देखें।
लेकिन राय साहब, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि विकास दुबे का भी हमने देखा कि उसको लाया जाता है उज्जैन से, पकड़ के लाया जाता है और कानपुर में आके वो भागने के चक्कर में उसका भागने की कोशिश करता है, उसका बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है। ये पुलिस का कथन है। हालाँकि क्लीन चिट मिल चुकी है। अब यहाँ पर आते हैं, अतीक अशरफ पर आते हैं, मालूम था दुर्दांत हत्यारे, लेकिन दूसरी बात जो थोड़ी अहम बात है वो ये है कि उसे कन्फेस किया था। पहला कन्फेशन ये था कि उसका लिंक कश्मीर से था, उसका लिंक बाहर के कुछ आपराधिक संगठनों से था। पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार राजस्थान आते थे, वहां से यहाँ तक कि उसके पास पहुंचा करते थे, यानी एक बड़ा नेक्सस था। अगर इतना बड़ा नेक्सस है तो यानी कि बहुत चीजें उससे हम निकाल सकते थे। तो क्या पुलिस के पास ये अंदेशा नहीं था? और उसके और प्रयागराज में था जहां उसका पूरा आपराधिक जीवन बीता है, तो उसके दुश्मन बहुत थे। तो क्या इस मद्देनजर उसकी सुरक्षा बढ़ाई नहीं जानी चाहिए थी, जिससे कि वो सुरक्षित रहता और तमाम तरीके की जानकारियां हम तक पहुंच पाती? ये अपने आप में आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि जो अतीक की उपस्थिति थी पुलिस के पास में, वो पुलिस के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वो पूछताछ में बहुत सी चीजें आ रही थी। मैं आज के जो समाचार पत्र देख रहा था, तो उसमें मैं ये देख रहा था कि जो बहुत से इंफॉर्मेशन, जो बहुत से नाम उन्होंने बताए हैं, वो नाम जो है उसमें ज्यादातर ऐसे लोगों के हैं जो तमाम बिल्डर्स वगैरह हैं, और जिनसे फंडिंग होती थी या जिनको वो फंड करते थे या जिनके माध्यम से चीजों को कराते थे। तो बहुत से लोगों के नाम उसमें जो है वो सामने आए हैं, इंट्रोगेशन में, पूछताछ में आ रहे हैं, और बहुत से और नाम खुलने की गुंजाइश थी। तो पुलिस कस्टडी एक तरफ है, वो बात अपनी जगह सही है, कस्टोडियल डेथ है, ये भी अपनी जगह सही है। कस्टोडियल डेथ में तो अगर पूछताछ के दौरान या यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस कस्टडी में रहते हुए अगर वो सुसाइड भी कर लेता है, तब भी वो कस्टोडियल डेथ ही मानी जाती है और उसको उसी तरीके से उसकी विवेचना होती है। बात यह है कि इस प्रकरण में जो इस बात की जो गुंजाइश है, ये हो सकता है कि वो और ऐसे कई खुलासे करने वाला हो, जिसमें कि ऐसे लोगों के नाम सामने की आने की बात हो जो अपने आप में महत्वपूर्ण लोग हो और वो न चाहते हो कि उनका नाम, उनका लिंक और किसी डील में, किसी चीज में, किसी शेडी डील में उनका नाम आने पाए। क्योंकि जब आदमी की अपनी जिंदगी पे बनाती है, अपनी पे जब बनाती है, तो फिर वो उस समय फिर उसको ये संकोच नहीं रह जाता कि हम जो और लोग हैं उनको बचाने की कोशिश करें। तो एक एक शक जो आप लोगों के माध्यम से हम सुन रहे हैं, उसमें एक शक ये भी है कि ये जो लोग हैं, अभी इन्होंने तो अपनी बातें कह दी है कि ऊपर ऊपर की बातें कह दी कि हम माफिया बनना चाहते हैं या फलां ठिकाने, लेकिन जिस तरीके से प्रोफेशनली ये मर्डर किया गया, जिस तरह से प्लानिंग के तहत मर्डर किया गया है, उसमें बहुत लंबी साजिश और प्लानिंग है, और इसके पीछे किसका हाथ है, मैं समझता हूँ पुलिस के लिए ये बहुत जरूरी है कि अपनी सारी चीजों के बारे में, ये जो 3 पकड़े गए हैं, फिर ऐसा ना हो कि ये 3 किसी गुर्गे हों और ये भी फिर पुलिस कस्टडी में मार दिए जाएं और फिर उसके बाद पुलिस हाथ मलती रह जाए और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर को धसा बता दे। जरूरत है कि इनसे भी पूछताछ करके अच्छे तरीके से उन साजिशकर्ताओं तक पहुंचा जाए। पुलिस के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है वो तो हो, जो लापरवाही है उस लापरवाही के बारे में जो होना है वो हो, लेकिन अब जरूरी ये है कि ये जो मारने वाले हैं, ये केवल सतही तौर पर इनसे पूछताछ होकर के संतुष्ट न हो जाया जाए, बल्कि जरूरत यह है कि इसको गहराई में जा करके उन तत्वों को बेनकाब करने की जरूरत है जो लोग इस घटना के पीछे हैं। बहुत लोगों के शक जो है, बहुत लोगों का शक पुलिस के ऊपर भी जा रहा है कि पुलिस, उन्होंने कहा था कि हमको खतरा है, कहीं पुलिस ने हमको एलिमिनेट कर दे जब हम पुलिस कस्टडी में हो। तो मैं समझता हूँ पुलिस को अगर एलिमिनेट करना होता तो वो फिर ये तीनों लोग भी न बचते। अगर पुलिस को किसी माध्यम से अगर कराया होता कि नहीं कोई बाहर से कर दे, तो ये तीनों भी, इनके पास भी, पुलिस के पास भी पूरी गुंजाइश थी कि इनको जो है वो एलिमिनेट करने की कोशिश करवा सकते थे, लेकिन उनको जिंदा पकड़ा। जिंदा पकड़ने का मतलब कि जो भी उन्हें कहना है वो कहेंगे। तो अगर पुलिस की इसमें साजिश होती तो वो इस बात की गुंजाइश जरा कम होती। अब वो पकड़ लिए गए हैं, तो पकड़ने के बाद ये गुंजाइश है कि उनसे पूछताछ हो, उनसे छानबीन हो, उनका प्रॉपर ढंग से इंटरोगेशन हो, उनके जो कथन है उनके कथनों का जो है एक दूसरे से मेल मिलाप कराया जाए, अलग अलग उनसे बात की जाए, उनके जो स्टेटमेंट्स हैं उनको कंपेयर कराया जाए, और जो इस साजिश का पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो नहीं चाहती थी कि अब जो है ये इनका रहना यहाँ पर जो है उनके लिए खतरनाक हो रहा हो। पुलिस के लिए बात खतरनाक की नहीं है, पुलिस के लिए तो एक अपराधी है,
उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, अभी एक मुकदमे में दोषी हुए हैं और मुकदमों में केस चल रहे हैं। बहुत से मुकदमों में जो उनके सैकड़ों 150 मुकदमे इन लोगों के थे, उनमें जो है वो गवाह को ही नहीं रहने दिया गया, गवाही कम कर दिए गए, गवाही निपटाते रह गए। तो न्यायालय अपनी जगह पे, न्याय अपनी जगह पे, लेकिन जब गवाह को ही जो क्रिमिनल है वो इतना बड़ा है कि निपटाता जाएगा, इधर गवाह निपटते गए, इधर केस निपटता गया, इधर उनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। और अभी मैं कुछ जो है राजनीतिक लोगों को सुन रहा था, वो तो उनके गुणगान गा रहे थे कि साहब वो तो अब बेचारे सांसद जी थे और विधायक जी से और हमारी पार्टी से लड़े बड़े भले आदमी थे। अब भले तो थे ही, जब न्यायालय में प्रूव नहीं हो पाया, गवाह सारे निपटा दिए गए बाहरी बाहर, तो भले तो थे ही। लेकिन ये बात भले थे या नहीं थे, उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे तो न्यायालय से उनका निर्णय होना था। तो वो उनका रहना न रहना, ये पुलिस जो है इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती थी। घटना जो हुई है वो पुलिस कस्टडी में हुई है, जो पुलिस कस्टडी में रिस्पॉन्सिबल थे उनको लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो लोग दरोगा सिपाही जितने भी लोग थे कस्टडी में, जिनकी अभी कस्टडी में थे, कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि रिस्पॉन्सिबल इसमें उस इलाके का इंस्पेक्टर भी माना जाएगा जिस इलाके में ये घटना हुई है, जहाँ उनको सस्पेंड किया गया, कंफर्मेशन नहीं आई है। मेरा कहना है कि क्योंकि जिस थाना अध्यक्ष के क्षेत्र में, उनके इलाके में अगर पुलिस कस्टडी में डेथ होती है तो कस्टोडियल डेथ के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाती है। और जैसा आदरणीय जज साहब कह रहे थे कि उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई अभियोग पंजीकृत होगा पुलिस कर्मियों के खिलाफ कल, तो उसमें जो एसएचओ है वो भी शामिल होंगे। लेकिन राय साहब, सारी बातें जो है वो होंगी, लेकिन राय साहब जो हथियार उनके पास से मिले हैं, जो हमलावर थे, वो भी विदेशी हथियार मिला है। बाहर शायद 6 से 7 लाख की उसकी कीमत बताई जाती है, और आशंका जताई जा रही है कि वो भी शायद पाकिस्तान से ही इंपोर्ट होकर आया है अवैध तरीके से। तो ये किधर साइन करता है? मैं इसीलिए साजिश की बात कर रहा हूँ कि आप देखिए, जो मैं जब सुन रहा हूँ आप लोग के माध्यम से, जो लवलेश तिवारी, अरुण और सनी सब लोग जो हैं, ये लोग एक ने जीआरपी के किसी सिपाही की 2010 में हत्या की थी, उसके बाद से वो गायब चल रहा है, फरार चल रहा है। एक ने एक के खिलाफ जो 18 मुकदमे हैं वो हिस्ट्री शीटर है। तो ये क्रिमिनल्स, इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, और ये बाहर घूम रहे हैं, और बाहर घूम करके, और देखिए जेल जो है ना, जेल कई बार आप ये देखेंगे साहब कि जेल जहाँ एक तरफ जो है इनके लिए होना तो ये चाहिए कि जेल में जब आदमी रहता है तो उसका सुधार हो, वहां पर रह करके उसको पश्चाताप हो अपने किए का। लेकिन प्राय आप देखेंगे कि जेल जो है वो इतनी अच्छी गुनहगारों के लिए इतनी अच्छी पनाहगार हो जाती है, और वहां पर फिर सम्मान जैन साहब भी जुड़ गए हमारे वहां साथ। पर रिश्ते बनते हैं, तुम निकलना हमारे लिए काम करना। तो हो सकता है कि जब ये जेल में, अब ये तीनों देखिए, एक बांदा का है, एक हमीरपुर का है, बांदा हमीरपुर तो नजदीक है, एक कासगंज का है। तो इतने दूर दूर के रहने वालों का कोई मिलाप की कोई गुंजाइश नहीं। ये नहीं कि क्लास में साथ पढ़े हो या कहीं साथ में क्राइम किया हो। ये संभावना इस बात की कि जब जेल में रहे कहीं एक जगह लोग, तो वहाँ मिले बैठे, ताश खेला, अपना वो भांग खाया, गांजा पिया, जो भी करना वहाँ किया, और प्लानिंग भी की। यार निकलते हैं इसी में जो है बहुत सबसे बड़ा, आज का सबसे बड़ा कैरियर जो है वो माफियागिरी में है। और कोई ऐसा बड़ा काम करने, ये तो वो कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर दें, लेकिन ये जिस तरीके से प्रोफेशनली किया गया है, जिस तरीके से उन्होंने ये प्लानिंग किया, आप देखिए उनकी प्लानिंग को जरा देखिए आप, कि उन्होंने ये देखा कि अगर हमको अतीक के पास पहुंचना है, तो इतनी बड़ी कस्टडी के बावजूद भी अतीक जो है वो मीडिया सेवी हैं, और जैसे ही वो मीडिया को देखते हैं लपक के मीडिया के सामने आते हैं। तो उन्होंने इस बात के लिए अपना जो उन्होंने वो ढूंढा इलाका, उन्होंने कहा अगर हम मीडिया के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हमें कोई चेक नहीं करेगा, क्योंकि कोई उनका सबका चेकिंग हो रही हो। मीडिया की चेकिंग ऐसे केसेस में नहीं होती जहां पर क्रिमिनल को लेके जा रहे हो, इस तरह की चेकिंग नहीं होती जैसे वीआईपी में होती है। उन्होंने कहा कि वो फर्जी एक ले लिया उन्होंने, उसका जो है माइक ले लिया, फर्जी बोर्ड ले लिया, फर्जी सारी चीजें लेकर के वो मीडिया के साथ इंतजार करते रहे। कई 3-4 जगहों पर उन्होंने ट्राई किया, लेकिन जहां उनको ये दिखाई पड़ा कि जहां मीडिया ऑलरेडी है उसके साथ घुस गए, उनको वो एक सरल तरीका मिला। तो ये बात बिना बहुत अच्छी प्लानिंग के, बहुत ही फुल प्रूफ प्लानिंग जिसे कहते हैं, प्लानिंग राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, बहुत फुल प्रूफ प्लानिंग है। मीडिया के साथ घुसे, वहां पर उन्होंने माइक भी लगाया, देख लिया जब अपने की पुलिस भी थोड़ी सी जो है वो ढीली है,
और उसको अपना सारा सामान नीचे फेंका, माइक वाइक, और निकाल के सीधे सटा करके गोली मारी। और जैसे ही मारने के बाद बहुत प्रोफेशनली शूट किया, और शूट करने के बाद धड़ से अपनी गन वन फेंक करके वो अपना सरेंडर हो गए, खड़े हो गए, लेट गए। एक तो लेट गया कि भाई लेटे कैसे मारोगे, मालूम है उनको कि मीडिया इस समय जो खड़ा हुआ ले रहा है ये कैप्चर कर रहा है, ये सारी चीजें फोटोग्राफ होंगी, और उसमें कोई जो है पुलिस वाला अगर उनको नीचे गिरे रहने के बाद गोली से मारता के बाद वो मर्डर का मुलजिम बन जाता। राय साहब केसी जैन साहब जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। जी जैन, मैं आता हूँ राय साहब, एक सवाल और से रहेगा, उसके बाद मैं जैन साहब आता हूँ। जैन साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के और अभी जुड़े हैं। जैन साहब, ठीक है, अतीक अशरफ का खात्मा हो गया है, अब कायदे पर अब जिस तरीके से उस पर सवाल उठ रहा है, और ये बात राय साहब भी बता रहे हैं कि, और सी पांडे साहब भी जो फॉर्मर जज हैं वो भी बता रहे हैं कि पुलिस को ने वो काम नहीं किया जो उसको करना चाहिए था। इस तरीके से अगर अभिरक्षा में इस तरीके से दुस्साहस तरीके से मर्डर होगा तो लॉ ऑर्डर पर क्यों नहीं सवाल उठेंगे? देखिए खुर्रम जी, बिल्कुल जो आज प्रश्न उठ रहे हैं, और अगर इस तरीके की घटना नहीं हुई होती तो जांच की आवश्यकता क्या थी? आज सारे टीवी चैनलों पे, सारे प्रिंट मीडिया में, सब जगह पे एक ही बात को लेकर के चर्चा भी हो रही है, और उस पे गहनता से पूछताछ भी तमाम जगह पे तमाम सारी बातें हो रही हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर इस घटना पे प्रश्न लगाया जा रहा है तो उस पे कोई दो राय नहीं कि बिल्कुल प्रश्न तो लगेगा। और लेकिन घटना के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े स्तर की मीटिंग बुला करके तत्काल उस पे जांच के आदेश दिए हैं। बड़े स्तर की जांच होगी और जांच में तमाम सारी चीजें जो है वो उभर करके आएंगी। अभी राय साहब ने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक तो ये कि अगर पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता तो शायद ये जो घटना करने वाले जो हत्यारे हैं ये भी नहीं बचे होते, पुलिस ने इनका खात्मा कर दिया होता। अगर पुलिस ने इनको इन्वॉल्व किया होता तो पुलिस उनको छोड़ती नहीं कि वो कुछ बताने के लिए बचे, कोई एविडेंस बचे। लेकिन एक चीज ये तो स्पष्ट हो जाती है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट कम क्या बिल्कुल कहीं पे दिखता नहीं। हाँ, लापरवाही जरूर दिखती है कि क्योंकि इस तरीके की चीजें अगर हुई हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही पुलिस की हुई है। लेकिन दूसरी बात यह है कि घटना के बाद से ही तीनों जो मुलजिम हैं उन्होंने सरेंडर भी किया है, पुलिस ने उनको कस्टडी में लिया है, उनसे ही पूछताछ हो रही है, उनके घर वालों से भी लगातार पूछताछ हो रही है, और आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि कैसे किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन हाई लेवल की कमेटी को गठित करके उस पर जांच हो रही है, जांच में सारी चीजें सामने आएगी। लेकिन खुर्रम जी एक चीज और कही अभी राय साहब ने, उसकी तरफ तमाम सारे टीवी चैनलों की डिबेटों में तमाम सारे पत्रकारों की भी ये राय है, विशेषज्ञों की भी ये राय है कि आखिर शूट आउट जो किया गया, जो अतीक को और उसके भाई को जो मारा गया, जो जिन हत्यारों ने ऐसे खूंखार अपराधियों की हत्या की, जब पुलिस रिमांड पे 4 दिन के लिए इनको भेजा गया था और पूछताछ चल रही थी, और जो कोर्ट का डायरेक्शन था उसका पालन करते हुए बाकायदा पुलिस ले जा रही थी उनको मेडिकल परीक्षण पूछताछ के पहले और पूछताछ के बाद के लिए। इस दौरान जो घटना होती है, मेन बात यह कि इससे सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलने वाला है? कौन ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि अतीक के मुंह से कुछ निकले, कोई राज अतीक उगले? क्योंकि लंबे समय के बाद न्यायालय ने पुलिस रिमांड की परमिशन दी थी, पूछताछ की परमिशन दी थी, अभी पूछताछ पूरी भी नहीं हुई थी। उसके पहले कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? बड़े स्तर की जांच की आवश्यकता है, और जांच में ये जो पहलू है, इस पहलू से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, ये भी पहलू उभर करके सामने आएगा। ठीक है पांडे जी, इन हालात में अब जब भी पुलिस किसी अपराधी की या आरोपी की न्यायिक अभिरक्षा मांगेगी, पुलिस रिमांड मांगेगी, न्यायिक नहीं पुलिस रिमांड मांगेगी, तो कोर्ट क्या सोचेगा? देखिए, तो पुलिस ने इस समय पुलिस का अपना जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि ये मामला पुलिस को मालूम है कि ये मैटर कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाएगा, ये लॉ है। ये ऐसा नहीं है कि पुलिस की मर्जी के हिसाब से कि जाएगा कि नहीं जाएगा, ये लॉ है
ये न्यायालय के भी पुलिस का कस्टोडियल डेथ है, ये मैटर कोर्ट में जाएगा। और इसीलिए पुलिस को बड़ी जिम्मेदारी के साथ अभी से वो सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे ही वो दिखा सके कि साहब हमारा नहीं है, ये प्योर एंड प्योर क्रिमिनल एक्ट है, कुछ लोगों ने आके इसको अंजाम दिया, इसे कहीं हमारे दूर दूर का कोई कनेक्शन नहीं है। इस तरह के सारे एविडेंस पुलिस को कोर्ट के सामने, उनको इसीलिए कोर्ट ने तुरंत देखिए तुरंत एक्टिव हो गई, सारे एक्यूज के घर जा गई, कौन लोग हैं, क्या बैकग्राउंड है, कैसे है, क्या है। अब ये सब तो अपनी पुलिस अपनी करे, लेकिन देखिए रिमांड देना ये पुलिस की मर्जी नहीं है, रिमांड तो कोर्ट देती है। तो अब रिमांड को कोर्ट को थोड़ी आप रेगुलेट करेंगे, कहेंगे कि कोर्ट जो है दे कि न दे, वो तो उसका अपना विवेक है। आप कहेंगे कि साहब इस तरह से सिक्योरिटी, कोर्ट यही कहेंगे कि इनको अगर रिमांड दे रहे तो सिक्योरिटी आप बढ़ाया करिए, क्या इनके रेगुलेट करिए सिक्योरिटी को लेकर रिमांड देना ही न्याय बहुत क्या है, एविडेंस कलेक्शन के लिए रिमांड दिया जाता है, कोई वहां घुमाने के लिए टहलाने के लिए नहीं कोर्ट देती है। कोर्ट हमेशा रिमांड देती है, पुलिस कहती है कि साहब मुझको इनको एविडेंस चाहिए, कलेक्ट करना है बहुत सारे, इनके कौन से कंडक्ट हैं, इनके कौन से और करतूत हैं, सारा पता लगाने के लिए। तो और पता लगाया भी कोर्ट, पुलिस रिमांड में पुलिस ने बहुत सारे उनके एविडेंस कलेक्ट किए भी, उनके कनेक्शन तो तभी मालूम हुआ ना कि किन किन लोगों से कनेक्शन है। तो इस मामले में पुलिस ने काफी, जितने दिन चले 3-4 दिन में पुलिस ने काफी एविडेंस कलेक्ट किया, एक अच्छा का एक काम किया। अब पुलिस से चूक कहाँ हुई, जो पुलिस ये चूक हुई, ये चूक जो है मैं समझता हूँ कि मीडिया के लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। मीडिया के लोगों के लिए असली ये घटना तो पहली बार ऐसी घटी है जिसमें मीडिया की मुसीबत बढ़ गई। और ये क्राइम तो अलग है, क्राइम का तो जो हद होगा होगा, अतीक मर गए, अतीक पुलिस जो है वो जांच चलेगी, कोर्ट अपने ढंग से देखेगी, लेकिन मीडिया का जो भविष्य है वो बड़े खतरे में अब आ गया है। आप कहीं भी माइक लेके पहुंच जाते थे, अब वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा समझ। अब ये नहीं है कि कहीं भी आप माइक लेके पहुंच गए और उन्होंने इंटरव्यू शुरू कर दिया। तो ये सारा इस घटना से जो सबसे बड़ा हमको घटना दिखने भयसी घटना है, तो कई बार हुई, बड़े बड़े लोग मारे गए, बड़े बड़े हादसा हुए, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, उसी बड़ी घटनाओं में से एक घटना ये भी है। और लेकिन मीडिया के लिए तो पहली घटना है। और मुझे तो सारा सबसे बड़ी ये दिक्कत जो मीडिया के सामने आने वाली यही है कि जो इनके इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग के लिए मीडिया कितना रात दिन भागती है, दौड़ती है, तमाम करती है, अब उसको तो लोग अलाउ ही नहीं करेंगे। और बल्कि कोर्ट से भी आप परमिशन करेंगे कि साहब इनको ड्यूरिंग पुलिस रिमांड या कभी भी किसी मीडिया को अलाउ मत करिए जो कि वो वहां अक्यूज के पास पहुंच सके, अन्यथा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब आप लोगों के लिए टीआरपी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि मोड़ की तुरंत पहुंच जाते थे कि और कोर्ट अब कभी भी देखेगा आइंदा किसी रिमांड में कम से कम एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा कि किसी भी एक्यूज के पास कम से 100 मीटर तक कोई मीडिया नहीं पहुंच पावे। तो ये नई नई चीजें होती है, जो घटना घटती है तो नई नई चीजें आती हैं। और होते एक आपराधिक मामला था, आपराधिक इनकाउंटर, हत्या हुई, पुलिस कस्टडी अपना जवाब देगी, हत्यारे पकड़े जाएंगे, हत्यारों के खिलाफ कार्रवाई होगा, हत्यारों का लिंक क्या है उसको पुलिस को जवाब देना ही देना है कोर्ट के सामने। लेकिन अब आप मीडिया के लोगों के लिए अपनी तैयारी करनी है कि भविष्य में उनको कैसे इस तरह के मामलों को कैसे डील करना। जी राजेश शाह जी, आपसे आखिरी सवाल है राजेश शाह जी कि आप आईपीएस अधिकारी रहे हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल जाहिरी तौर पर उठा हुआ है, जो लापरवाही शायद दिखी वहां सब देखी गई कि जवाबी कार्रवाई कोई नहीं हुई हमलावरों पर, उनको पकड़ा गया जब उन्होंने सरेंडर किया। तो कितना बड़ा सबक है पुलिस के लिए इन हालात में? ठीक है, सबसे बड़ा सबक तो ये है कि जब वो पुलिस कस्टडी में थे, आपके पास इतनी फोर्स थी, जैसे हम सुन रहे हैं कि 17 लोगों को सस्पेंड किया गया है, इतने लोग थे, गाड़ी में से उतर रहे हैं, अगर वहां पर आप देख रहे हो प्रेस को, तो आपकी जिम्मेदारी उनको प्रेस का स्टेटमेंट दिलवाने के लिए नहीं थे, उनके उनके उनकी टीआरपी बढ़ाने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं थी। पुलिस की जिम्मेदारी थी कि उनको वहां से हटा कर विस्क करके लेकर के निकल, अगर वो उनको वहां से कहते नहीं 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 समय नहीं होगा, अगर खींच करके उनको लेकर के चले गए होते तो शायद ये घटना नहीं होती। वो चूंकि वहां पर खड़े हो गए, वो इत्मीनान से बयान देने लगे, पुलिस वाले भी उनका बयान सुनने लगे और टीवी वालों का जो है वो प्रश्न सुनने लगे। अब वो प्रश्न सुनने और उसमें जो थोड़ी देर का जो एक वो स्लैकनेस आई, उस स्लैकनेस का फायदा उठाते हुए फटाफट 3 तरफ से गोलियां चलने लगी। तो आप ये सोचिए कि बड़ी भारी ईश्वर की कृपा थी कि उसमें किसी मीडिया कर्मी को गोली नहीं लगी, सीधे भाई 2 लोगों को टारगेटेड
और वो जो गोलियां चली 17, 20, 25 गोलियां चली, तो पुलिस वाले पहले एक झटके में, हमेशा ये होता है कि जब फायरिंग होती है तो पहले झटके में जो एक ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आदमी कवर लेने की कोशिश करता है। तो जब तक वो लेके कवर लेने की कोशिश करे, जिसे हम कहते हैं कि भागना दिखाया गया, तो वो पहले तो कवर ले कोशिश करेगा कि फायरिंग कहाँ से हो रही, क्या हो रहा है, इसका जवाब दें, क्या करें। और इतने देर में तो 20 सेकंड में, 15-20 सेकंड में तो जो होना था वो हो गया, और उन्होंने अपने असला फेंक करके, वो कोई हाथ लेके खड़े हो गया और कोई नीचे जमीन पे पड़ गया। पुलिस के सामने उस समय था कि इस समय इन्हें छोड़ देंगे तो सामने सामने प्रेस के सामने तीनों ऐसे भाग जाएंगे, तो भी ठीक नहीं, प्रेस के सामने हाथ उठाए खड़ा करें, फोटो ली जा रही है, चल रहे हैं, कैमरा चल रहे हैं, और उस समय उठा के गोली मार देंगे उनको, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो जो बेस्ट उनको उस समय लगा उन्होंने किया कि तीनों को पकड़ लिया, और दैट वाज कम से कम सामने आ जाएगी। जैन साहब, सरकार के लिए कितना बड़ा सबक है? तमाम सवाल विपक्ष तरफ से आ रहे हैं, एनएचआरसी भी सवाल करेगी, कोर्ट भी सवाल करेगी, कितनी तैयार है सरकार इन सब से निपटने के लिए? देखिए खुर्रम जी, अभी प्रथम दृष्टया जांच की आवश्यकता है, और जैसा कि अभी राय साहब ने भी कहा और आदरणीय सी पांडे जी ने भी कहा कि इसमें बहुत सारे तथ्य उभर करके सामने आएंगे कि किस तरीके से घटना हुई, क्या है। लेकिन हाँ, कि एक पुलिस की चूक तो सामने आई ही है, और ये भी बात सही है कि जिस प्रकार से मीडिया स्वतंत्र रूप से सब जगह पे एंट्री करके सवाल जवाब करती थी, हर कार्यक्रम में भी अगर कहीं पे मुख्यमंत्री जी भी हैं कार्यक्रम में, तो मंच से नीचे आ रहे होते, उसके पहले मीडिया पहुंच करके उनसे जो करंट का सवाल होता है आराम से ले लेती थी। लेकिन इस घटना के बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा सख्ती तो दिखाई ही देगी। लेकिन जो बात हो रही है बार बार कि वो लोग कहाँ से आए और पुलिस क्या कर रही थी, कब लोग थे। देखिए, 2 लोगों को मेडिकल के लिए ले जाने के लिए 17-18 पुलिसकर्मियों का कम होना तो नहीं समझ में आता है। और दूसरी बात ये कि कहीं पे ये आशंका भी नहीं थी कि इस तरीके की, देखिए अतीक अहमद का जो खौफ था, ये खौफ कम नहीं था, इसको कमतर नहीं आंका जा सकता है अतीक के खौफ को। और ऐसे में अतीक की कोई हत्या करने आ सकता है, इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा पुलिस को नहीं था। चलिए उसके ठीक है, बाद अब में आगे भी से अंदाजा रहेगा, उम्मीद की जा 15 सकती है। सेकंड के अंदर। ठीक जैन साहब, आपकी बात आ गई, शुक्रिया जैन साहब। सी पांडे साहब, अब कोर्ट के लिए कितनी बड़ी दिक्कतें हैं, दुश्वारी है कि जब पुलिस रिमांड मांगती है तब देने में कितना अपना स्वविवेक का कितना इस्तेमाल करेगी? कोई दुश्वारी नहीं होगी, कोर्ट उसे लिखवा लेगी कि आप सिक्योरिटी के लिए क्या अरेंजमेंट करें। कोर्ट तो उसे ही लिखवा लेगी कि भाई आप हम दे तो रहे हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी भी एक फैक्टर हो गया। अभी तक तो ये था कि उनकी टॉर्चर नहीं करेंगे, उनको आप उनके साथ कोई वेलफेयर का देखेंगे, उनको बीमारी का देखेंगे, यही दुनिया। अभी कोई सिक्योरिटी के लिए मान के चलते थे कि पुलिस कस्टडी में है तो सिक्योर्ड होगा। अब वो पुलिस जो है उस पर कोर्ट जो है उनके सिक्योरिटी के बारे में भी पूरी गारंटी लेगी कि आप बताइए कि उसके सिक्योरिटी के लिए क्या क्या कर रहे हैं। अब उसे पुलिस को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हम सिक्योरिटी के लिए ये इंतजाम करेंगे, और तब ले जाए, बस इतना ही एडिशन होगा, बाकी तो प्रक्रिया तो चलती ही रहेगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश पांडे जी, पूर्व IPS, और केसी जैन साहब देर से जुड़े, तब भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। और सीबी पांडे साहब, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया, आप फॉर्मर जज और लीगल एडवाइजर टू गवर्नर रह चुके, यूपी गवर्नर। तो बात सामने ये आई कि अब पुलिस रिमांड पर जब लेगी सामने, तो कोर्ट क्या दिशा निर्देश सामने रखती है, और साथ ही ऐसी चूक दोबारा ना हो, इसके लिए प्रशासन और सरकार क्या कदम उठाती, देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए द लीगल प्लेटफॉर्म। बहुत जल्द एक नए इश्यू के साथ और एक नए मेहमान के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक लीजिए इजाजत, नमस्कार।